हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे बाजार के नाम से जाना जाता है। बाजार के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। बाजार किसे कहा जाता है, बाजार स्थान के आधार पर कौन कौन से बाजार होते हैं, वस्तु के आधार पर किस प्रकार से होते हैं और प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बाजार के अन्य स्वरूप में से एकाधिकारी बाजार किसे कहा जाता है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एकाधिकार जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, एक प्लस अधिकार, यानी बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु का एक ही उत्पादक और विक्रेता होता है, ऐसे बाजार को एकाधिकारी बाजार की संज्ञा दी जाती है। यानी बाजार में कोई भी वस्तु है, उसका एकमात्र उत्पादक एक ही जना उत्पादन करने वाला होता है और एक ही बेचने वाला होता है, तो बाजार की उस स्थिति को एकाधिकारी बाजार की संज्ञा दी जाती है। बाजार में बहुत सारे बाजार इस प्रकार के हैं जिसमें एकाधिकार है। जैसे आप बिजली की बात करें तो बिजली बेचने वाली एक ही कंपनी है जो कि बिजली देती है, वहां एकाधिकार है। वो अपनी रेट को बढ़ाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिजली कंपनी एक ऐसे वस्तु का उत्पादन करती है जिसका कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं है। हम कितने दिन जनरेटर चला लेंगे, कितने दिन हम मोमबत्ती से काम चला लेंगे, अल्टीमेटली हमको बिजली लेनी ही पड़ेगी। तो जिस भी रेट पर वो देना चाहेगा हमको लेना ही पड़ेगा। यहां बिजली कंपनी का एकाधिकार है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एकाधिकारी एक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई निकट स्थानापन्न वस्तु अवेलेबल नहीं होती है और उपभोक्ता की मजबूरी होती है उसी वस्तु को खरीदने की, क्योंकि उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, कोई विकल्प नहीं होता है। तो एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है। अब ये एकाधिकार कई प्रकार से हो सकता है किसी ने किसी वस्तु की खोज की हो, पेटेंट उसने प्राप्त कर लिया हो, उसका उस पर एकाधिकार है। वो जिस मर्जी होती है उस रेट पर देना चाहेगा और हम लोग की लेने की मजबूरी होगी। हो सकता है किसी ने किसी एक्स वस्तु का लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, दूसरे को वह लाइसेंस नहीं मिलता हो, तो वह मोनोपोली हो। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मोनोपोली कहा किसे जाता है, किस चीज को हम मोनोपोली कहेंगे। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एकाधिकार को परिभाषित करने का अपने अपने हिसाब से प्रयास किया है। मैं उसमें से कुछ परिभाषाएं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे इकोनॉमिस्ट हुए स्टोनेयर और हैंग। वो क्या कहते हैं, एकाधिकारी वह उत्पादक होता है जिसका किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है तथा वह ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। यानी एकाधिकार ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। जैसे वाटर बॉक्स डिपार्टमेंट एकाधिकारी है, हम वाटर बॉक्स डिपार्टमेंट का जो पानी का कनेक्शन है उसको लेना ही हमारी मजबूरी है, क्योंकि ऐसा और कोई प्राइवेट कनेक्शन हमको अवेलेबल नहीं है। अगर हमको पानी की जरूरत है तो हमको जलदायक विभाग से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई विकल्प भी नहीं है। अगर मान लीजिए सरकार ने आपको मना कर दिया कि आप घर में बोरिंग नहीं खोद सकते, ऐसी स्थिति में तो कोई भी विकल्प नहीं है। इसी प्रकार से एक लर्नर नाम के इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने क्या कहा, एकाधिकार उस विक्रेता को कहा जाता है जो जिसका मांग वक्र गिरता हुआ होता है, अर्थात उसकी वस्तु की विक्रय, उसकी पूर्ति लोचहीन होती है। यानी एकाधिकार एक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका मांग वक्र गिरता हुआ होता है, यानी उसकी वस्तु की पूर्ति लोचहीन होती है। यानी वह चाहता है जितनी पूर्ति को बढ़ा सकता है, वह चाहे उस तो पूर्ति को कम कर सकता है। यानी एकाधिकार एक ऐसा विक्रेता होता है जिसका पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसी प्रकार से चैम्बरलिन नाम के एक इकोनॉमिस्ट हुए जो कि बहुत फेमस है अर्थशास्त्री। वो ये कहते हैं कि एकाधिकारी वह होता है जो सामान्य रूप से किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और अधिकांश मामलों में वह पूर्ति का संचालन, पूर्ति की मात्रा को कम ज्यादा करके वस्तु के मूल्य पर नियंत्रण रखता है। यानी एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक उत्पादक के पास
वस्तु की पूर्ति का पूर्ण नियंत्रण होता है और उस पूर्ति पर नियंत्रण करके वह वस्तु की कीमत को प्रभावित करता है, वो अपनी इच्छित कीमत लेने का मार्केट में प्रयास करता है, उसे एकाधिकार कहा जाता है। अगर वस्तुत स्थिति में देखा जाए तो न तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, न ही एकाधिकार पाया जाता है, वरन बाजार में इससे कुछ उलट स्थिति होती है। आज कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है बाजार में जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार हो। हम बिजली की बात करते हैं कि बिजली में बिजली कंपनी का एकाधिकार है, पर उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में हमारे पास सोलर एनर्जी है, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में हमारे पास मोमबत्ती जलाने की सुविधा है, हमारे पास जनरेटर है। कहने का तात्पर्य पूर्ण एकाधिकार किसी का ही नहीं है। अगर बिजली की कंपनी सोचे कि मैं तो 100 रुपए यूनिट करूंगा, तो आवश्यक नहीं है कि हम उस वस्तु को खरीदें। हो सकता है हम सोलर एनर्जी का प्रयोग कर लें, हो सकता है हम मोमबत्ती को काम में लेने लग जाए, हो सकता है हम अपना खुद का पावर जनरेटर ले आए। कहने का तात्पर्य है कि वास्तव में एकाधिकार जो है एक सैद्धांतिक बात है, व्यवहार में पूर्ण एकाधिकार वास्तव में पाया नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एकाधिकार की विशेषताएं क्या क्या है। एकाधिकार हम अभी इसी में करेंगे। एकाधिकार की विशेषताएं। पहली विशेषता, एक मात्र उत्पादक व विक्रेता, अनेक क्रेता। एकाधिकार की सबसे पहली विशेषता हम ये कह सकते हैं कि ये केवल एकमात्र उत्पादक होता है, वही विक्रेता होता है। खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं, पर बेचने वाला ये अकेला होता है। यही वस्तु का उत्पादन करता है और यही वस्तु को विक्रय करता है। दूसरी चीज, निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती। ये ऐसी वस्तु का बनाता है, उत्पादन करता है जिसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। यानी ये ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। जैसे आप समोसा खाना चाहें तो समोसा अगर आपको नहीं मिली तो आपके पास सब्स्टिट्यूट है, कचौड़ी ले सकते हैं, आलू बड़ा ले सकते हैं, मिर्ची बड़ा ले सकते हैं। पर एकाधिकारी एक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसने कोविड-19 की दवाई बना ली। अब जिसको भी कोविड-19 से पीड़ित है उसको वह दवाई लेनी है, वो 1 रुपए में देगा तो भी लेनी है, वो 10 रुपए रेट रखेगा तो भी लेनी है, 1000 रुपए रेट रखेगा तो भी लेनी है, और अगर वो 10,000 या 1 लाख रुपए रेट रखता है तो भी लेनी है। क्यों? कि और कोई विकल्प दवाई है ही नहीं। यानी एकाधिकार ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, हमको लेना उस वस्तु की मजबूरी है। तीसरा, इसकी मांग की लोच कम होती है। वस्तु की मांग की लोच कम होती है, यानी ये एक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी मांग की लोच कम होती है, यानी इकाई से कम लोचदार वस्तु की मांग की लोच बनाता है। यानी ऐसी वस्तु है जिसको लेना हमारी मजबूरी है। हमारी मांग की लोच कम का मतलब है कीमत बहुत ज्यादा परिवर्तित भी हो जाएगी तो हम उस वस्तु की मात्रा को कम ज्यादा नहीं कर सकते। यानी एकाधिकारी ऐसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता जिसकी मांग की लोच पूर्ण लोचदार है, क्योंकि वहां कीमत में कोई भी परिवर्तन होते ही मांग में काफी मात्रा में परिवर्तन होने की संभावना होती है। पर सामान्य रूप से एक एकाधिकारी के द्वारा ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिसकी मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होती है, अर्थात कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी वजह से मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। जितना कीमत वो बढ़ाता है मांग उतनी ज्यादा घटती नहीं है, और यही उसके एकाधिकार का फायदा है। इसी की वजह से वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। अगली चीज, एक ही फर्म एकमात्र उत्पादक और विक्रेता होता है तो वही फर्म होती है, वही उद्योग होता है। फर्म व उद्योग एक ही होते हैं, हम लिख सकते हैं फर्म व उद्योग एक ही होते हैं। वही फर्म होती है और वही उद्योग होता है, क्योंकि एकमात्र, देखिए हमने फर्म और उद्योग में अंतर पिछले वीडियो में देखा था कि सीमेंट उद्योग है, श्री सीमेंट एक फर्म है, अंबुजा एक फर्म है, वंडर सीमेंट एक फर्म है, बिग बी एक फर्म है, जेके वाइट एक फर्म है, ये सारी फर्म है। पर एकाधिकार में ऐसा नहीं होता है। एकाधिकार की स्थिति में फर्म भी वही होता है और उद्योग भी वही होता है।
क्योंकि वो एकमात्र उत्पादक और विक्रेता होता है, तो उसी को उद्योग की संज्ञा दी जा सकती है और उसी को फर्म की संज्ञा दी जा सकती है। अलग अलग फर्में नहीं होती है, क्योंकि एकमात्र उत्पादक और विक्रेता होता है तो वही फर्म होता है और वही उद्योग होता है। अगला देखिए, मांग वक्र गिरता हुआ होता है। एकाधिकारी का मांग वक्र गिरता हुआ होता है क्योंकि ये अपने मूल्य ज्यादा रखता है, तो वस्तु कितनी बिकेगी ये हम पर डिपेंड है। अगर उसको वस्तु को ज्यादा बेचना होता है तो वो मूल्य कम करता है, और ज्यादा बेचना होता है तो मूल्य कम करता है। तो इस कारण से एकाधिकार में ज्यादा बिक्री के लिए एकाधिकारी को रेट कम करनी पड़ती है। इस कारण इसका जो मांग वक्र है वो नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, यानी एआर और एमआर वक्र नीचे की तरफ गिरते हुए होते हैं। इसको हम अगले उसमें टेबल के माध्यम से इसका मांग वक्र अलग से देखेंगे। इसके अलावा देखिए, एकाधिकार कीमत और पूर्ति दोनों में से एक को ही डिसाइड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एकाधिकारी मन मर्जी होगी जितनी पूर्ति करेगा और मन मर्जी होगी जितनी कीमत लेगा। अगर एकाधिकारी कीमत ऊंची रखना चाहता है तो वस्तु कितनी बिकेगी ये उपभोक्ता डिसाइड करेगा। यदि एकाधिकारी वस्तु की एक निश्चित मात्रा बेचना चाहता है तो कीमत क्या होगी ये उपभोक्ता डिसाइड करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक एकाधिकारी कीमत या पूर्ति दोनों में से एक को खुद डिसाइड कर सकता है, एक निर्धारित कर सकता है, दोनों का उसका निर्धारित नहीं। ऐसा नहीं है कि वो दोनों चीज को खुद निर्धारित कर सकता है। अगर वो चाहता है कि मेरी वस्तु, मान लीजिए किसी ने कोविड-19 की दवाई बनाई और वो चाहता है कि मैं 1 लाख रुपए में एक दवाई बेचूं, तो अब कितने लोग खरीदेंगे ये कंज्यूमर पर डिपेंड है। पर अगर वो उत्पादक ये चाहता है कि मैं प्रतिदिन 10,000 कोविड-19 की दवाइयां बेचूं, तो ऐसी स्थिति में उसको रेट कम रखनी पड़ेगी। इसका मतलब वो ज्यादा बेचना चाहता है तो रेट कंज्यूमर के द्वारा रखी जाती है। यानी एक उत्पादक, एक एकाधिकारी या तो पूर्ति को डिसाइड कर सकता है या कीमत को डिसाइड कर सकता है, दोनों को एक साथ वह डिसाइड नहीं कर सकता। इसके अलावा देखिए, एकमात्र उत्पादक और विक्रेता होता है तो उसके द्वारा विज्ञापन पर व्यय नहीं किया जाता है। एक एकाधिकारी एकमात्र उत्पादक होता है, वही उत्पादक होता है, वही विक्रेता होता है और हर आदमी को उसकी वस्तु खरीदना मजबूरी होती है। तो सामान्य रूप से एक एकाधिकारी विज्ञापन पर किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वह ऐसी वस्तु बनाता है जिसका कोई विकल्प नहीं है, कोई स्थानापन्न नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिसको भी उससे रिलेटेड वस्तु लेनी है वो उसको खुद उसी से लेनी पड़ेगी। इस कारण से वो विज्ञापन नहीं करता। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं एकाधिकार का उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। तो एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। यानी एक एकाधिकारी है, वह जनसेवा के लिए मार्केट में नहीं आता है, वह अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। तो वह प्रयास ये करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा रेट कंज्यूमर से ले पाऊं, इसका वह प्रयास करेगा। तो यानी एक एकाधिकारी जो है उसका उद्देश्य बाजार में समाज सेवा नहीं होता है, वरन लाभ कमाने के उद्देश्य से ही वो एकाधिकार का वो करता है। इसके अलावा इस एकाधिकार में फर्मों को आने जाने की स्वतंत्रता नहीं रहती है। 9वीं बात देखिए, फर्मों को आने जाने की स्वतंत्रता नहीं रहती, या हम कह सकते हैं कोई फर्म अंदर नहीं आ सकती, कोई अन्य फर्म नहीं आ सकती, प्रवेश नहीं कर सकती है। क्योंकि एकाधिकार जो है वो पेटेंट की वजह से एकाधिकारी हो सकता है। जैसे किसी ने कुछ खोज करी, उसका फॉर्मूला उसी के पास है, तो वह दूसरे को फॉर्मूला नहीं बताएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरी फर्म उसके व्यवसाय में प्रवेश नहीं कर पाएगी।
या सरकार से उसने कोई लीज ले ली, कोई सरकार से उसने लीज पर कोई जमीन ले ली, या सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर लिया जो कि लाइसेंस दूसरे को नहीं मिल सकता है, उसकी वजह से एकाधिकारी हो सकता है। तो एकाधिकार एकमात्र उत्पादक होता है, इसमें कोई भी घुसना चाहे तो सामान्य रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके अलावा देखिए, दीर्घकाल में सामान्य से अधिक लाभ कमाता है। एकाधिकारी अल्पकाल में हो सकता है कुछ समय के लिए घाटा खाए। अगर उसको लगता है कि कोई प्रतियोगी आ रहा है, मार्केट में प्रवेश कर सकता है, तो वह रेट को इतनी कम कर देगा कि नया प्रतियोगी देखेगा कि अगर मैं इस मार्केट में घुसूंगा तो मुझे नुकसान होगा, इसमें तो घाटा हो रहा है। तो अल्पकाल में हो सकता है एक एकाधिकारी वस्तु को हाथे पर भी बेच दे, घाटा खाकर भी बेच दे, क्योंकि वो तो कई सालों से एकाधिकार होने की वजह से उस मार्केट में बहुत पैसा कमा रहा है। तो हो सकता है अल्पकाल के लिए वह हानि भी खा सकता है और अल्पकाल में वह सामान्य लाभ पर भी वस्तु का विक्रय कर सकता है, पर दीर्घकाल में हमेशा उसको सामान्य से अधिक लाभ होता है, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। सब्स्टिट्यूट नहीं होता है तो इसकी वजह से वो सामान्य रूप से वस्तु का कीमत ज्यादा ही लेता है और कीमत ज्यादा लेने की वजह से उसको लाभ अधिक होता है। इसके अलावा देखिए, एक एकाधिकारी कीमत विभेद भी करता है। चूंकि एक एकाधिकारी एकमात्र उत्पादक और विक्रेता होता है, तो इस कारण से वह अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग मूल्य भी ले सकता है। इसको बोलते हैं कीमत विभेद। कीमत विभेद क्या है? एक ही वस्तु का, एक समान वस्तु का अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग मूल्य लेना कीमत विभेद कहलाता है। जैसे बिजली कंपनी किसान से अलग रेट लेती है, घरेलू उपभोक्ताओं से अलग रेट लेती है, जो औद्योगिक काम में बिजली आती है उसके लिए अलग रेट लेती है, व्यवसायिक जो उद्देश्य के लिए बिजली ली जाती है उसके लिए अलग अलग रेट लेती है। ये कीमत विभेद है। एक कॉलेज अपने डे वाले बच्चों से अलग फीस लेता है और पत्राचार वालों बच्चों से अलग फीस लेता है, सेम कोर्स पढ़ाता है, ये कीमत विभेद है। तो कई स्थिति ऐसी है कि एकाधिकार एकमात्र उत्पादक व विक्रेता होता है, तो इस कारण से ये कीमत विभेद भी कर सकता है, अर्थात अलग अलग क्रेताओं से ये अलग अलग मूल्य भी ले सकता है। अब देखिए, कभी कभी कीमत विभेदीकरण इतना प्रभावशाली होता है कि उपभोक्ता बांड एक ब्रांड विशेष से जुड़ जाता है और ब्रांड विशेष से जुड़कर वो हमेशा उसी ब्रांड की वस्तु लेना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में एक एकाधिकारी है वो अपने क्रेताओं से अधिक मूल्य लेता है और ये प्रयास करता है कि मैक्सिमम जितना मैं उससे रेट ले सकता हूं लूं, और वो अपने लाभ को क्या करना चाहता है? अधिकतम करना चाहता है। तो कई बार क्या होता है, एकाधिकार हो सकता है किसी ने पेटेंट प्राप्त कर लिया हो किसी वस्तु का, उसकी वजह से एकाधिकार हो, किसी ने लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, उसकी वजह से उसके पास एकाधिकार हो, किसी वस्तु को बनाने की तकनीक उसी व्यक्ति के पास हो, उसकी वजह से ये एकाधिकार हो, या सरकार ने उसको क्षेत्र विशेष में काम करने का अधिकार दिया हो तो उसकी वजह से एकाधिकार होता हो। तो एकाधिकारी हमेशा उपभोक्ता की मांग की डिग्री को भी देखता है। हम बहुत ज्यादा गहनता से इसको आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये बीए फर्स्ट में और बीकॉम फर्स्ट में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में एकाधिकार में डिग्री का माप क्या होता है और उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ केवल हम एक आपको विशेषताएं बता रहे हैं कि एकाधिकारी क्या क्या कर सकता है। वो किसी को भी अपने व्यवसाय में प्रवेश के लिए रुकावटें पैदा कर सकता है। सरकारी अधिकारियों को वो रिश्वत देकर ये कह सकता है कि आप इस एरिया में और किसी को लाइसेंस मत देना, या किसी वस्तु का जो आविष्कार उसने किया है तो उसके फॉर्मूले को वो किसी और को नहीं बताएगा। हो सकता है उस फॉर्मूले का वो पेटेंट करा लेता है। तो कई प्रकार के कारण हो सकते हैं एकाधिकार। मूल रूप से एकाधिकार के हम बात करें तो 3 कारण हो सकते हैं। पहली चीज, किसी वस्तु के लिए कच्चा माल चाहिए, वो कच्चे माल का अधिकार केवल उसके पास हो। उसने जो खान खोदी है, जिस खान की उसने लीज ली है, केवल वहीं पर वो कच्चा माल मिलता हो तो वो मोनोपोली हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई दवाई है, दवाई के लिए कोई साल्ट चाहिए और वो साल्ट की एकमात्र जो माइन है वो एक व्यक्ति के पास है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? एकाधिकार का रूप धारण कर लेगा
क्योंकि उसको पता है कि किसी को भी इस साल्ट की जरूरत होगी तो उसको मेरे पास ही आना होगा, अदरवाइज किसी के पास कोई अल्टरनेट नहीं है। दूसरा, किसी व्यक्ति ने सरकार से कुछ वस्तु को बनाने का या विक्रय करने का पेटेंट प्राप्त कर लिया हो तो भी एकाधिकार की स्थिति है। सामान्य रूप से कई जने क्या करते हैं, किसी चीज का खोज करते हैं तो उनको उस पर पेटेंट मिल जाता है, अर्थात उनकी अनुमति के बिना कोई दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को नहीं बना सकता है, इसे पेटेंट कहा जाता है। तो पेटेंट की वजह से हो सकता है, या कोई फर्म इस प्रकार की हो जिसने उत्पादन में इतनी मितव्ययताएं प्राप्त कर ली हो कि उसकी कॉस्टिंग सबसे कम आ रही हो, अन्य कोई फर्म उसकी लागत पर वस्तु को नहीं बना पाता है, तो ऐसे इसकी वजह से चूंकि वह सबसे सस्ती वस्तु बनाता है, सबसे कम लागत पर बनाता है, तो वह थोड़े से प्रॉफिट में बेचता है और दूसरी फर्मों को उस रेट पर बनती ही नहीं है, तो वो सब फर्में छोड़ कर चली जाती है। तो इस वजह से उसका एकाधिकार हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एकाधिकार का मांग वक्र किस प्रकार का होगा, इसकी बात करते हैं। एकाधिकार की स्थिति में सीमांत आगम व सीमांत लागत वक्र, ये हमने एकाधिकार के बारे में जाना कि एकाधिकार क्या होता है। यानी एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का एकमात्र उत्पादक और विक्रेता होता है, वही बनाने वाला होता है और वही बेचने वाला होता है, तो उसको बोलते हैं। अब जैसे देखिए, मात्रा हम लेते हैं, मात्रा 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7। सपोज कीजिए ये कीमत अगर 9 रुपए रखता है तो बिकती नहीं है, 0 बिकती है। ये 8 7 6 5 4 3 2। मान लीजिए वो 9 रुपए कीमत रखता है तो वस्तु की एक भी मात्रा नहीं बिकती है, और कीमत को कम करता चला जाता है तो वस्तु की मात्रा ज्यादा बिकती है। 1 रुपए कर देगा तो 8 बिकेगी। तो ये हमने माना कि अगर 9 रुपए रेट रखता है तो एक भी नहीं बिकती है, अगर वो 8 रुपए रेट रखता है तो एक बिकती है, 7 रुपए रेट रखता है तो वस्तु 2 बिकती है, 6 रुपए रेट रखता है तो वस्तु 3 बिकती है, और 1 रुपए रेट रखता है तो वस्तु 8 बिकती है। तो टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस गुना क्वांटिटी। तो यहां देखिए 0 8 14 6 3 18 5 4 20, फिर 5 4 20, फिर 6 3 18, फिर 14, फिर 8। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर चेंज इन टोटल रेवेन्यू बटे चेंज इन क्वांटिटी। सीमांत आगम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसको सीमांत आगम कहते हैं। तो देखिए कुल आगम में परिवर्तन यहाँ 8 है, यहां से यहां 6 है, यहां से यहां 18 में से 14 गया, 4 है, यहां से यहां 2 है, 20 से 20 गया, 0 18 में से 20 गया, -2 -4 और -6। ये सीमांत आगम है। औसत आगम एवरेज रेवेन्यू में क्वांटिटी का भाग देने पर एवरेज रेवेन्यू प्राप्त होती है। हम टोटल रेवेन्यू को क्या करेंगे, क्वांटिटी से विभाजित करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एवरेज रेवेन्यू मिलेगा। तो यहां देखिए ये हमारा टोटल रेवेन्यू में 8 में 1 का भाग देंगे 8, 14 में 2 का भाग देंगे 7, 18 में 3 का भाग देंगे 6, 20 में 4 का भाग देंगे 5, 20 में 5 का भाग देंगे 4, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 2 1, या हम कह सकते हैं ये का यही इसमें आएगा। तो ये एकाधिकार बाजार की स्थिति में हमने तालिका बनाई एकाधिकार के आगम वक्र की। अब देखिए आगम वक्र किस प्रकार से होता है, तो हम इसको बनाकर दिखाते हैं। कुल उत्पादन हम सीमांत उत्पादन लेंगे, -6 तक है, तो -6 तक है तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं क्योंकि हो सकता है फिर ये नीचे ना आए। तो ये हमने यहां से लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 जो भी। ये देखिए हम यहां पर क्या लेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 बिक्री की इकाइयां। यहां हमने विक्रय की गई इकाइयां लिए, मात्रा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए पहले पर अगर हम सीमांत एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो फर्स्ट पर है 8, उसके बाद है 7, इसके बाद है 6, इसके बाद है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 पे 5। तो ये एवरेज रेवेन्यू आप निकालेंगे तो इस प्रकार से आएगा। इसी को डिमांड वक्र कहा जाता है। अब सीमांत देखिए 8 के बाद 6 के बाद 4 के बाद ये आएगा 2 के बाद आएगा 0, फिर -2 -4 -6। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू इस प्रकार से आएगा। तो देखिए मार्जिनल रेवेन्यू 3 प्रकार का हो सकता है। सीमांत लागत, सीमांत आगम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो यहां देखेंगे, यहां पर मांग की लोच होगी 1, इससे पहले मांग की लोच होगी इकाई से अधिक, इससे पहले मांग की लोच होगी इकाई से अधिक, और इसके बाद मांग की लोच होगी इकाई से कम। ये एकाधिकार की स्थिति में एवरेज रेवेन्यू व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, जो ये बताते हैं कि ये गिरती हुई होती है। सीमांत आगम 3 प्रकार की हो सकती है। सीमांत आगम देखिए, जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आगम बढ़ती है तो सीमांत आगम धनात्मक होगी। जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आगम में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो सीमांत आगम शून्य होगी। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आगम में घटती है तो सीमांत आगम ऋणात्मक होगी। जब सीमांत आगम धनात्मक होती है तब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। जब सीमांत आगम शून्य होती है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, और जब सीमांत आगम ऋणात्मक होती है तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। ये हमने बात करी एकाधिकार की स्थिति, यानी एकाधिकार की स्थिति में जब सीमांत आगम शून्य होती है तब मांग की लोच 1 होती है। यानी जो एकाधिकार की स्थिति है उसमें मांग वक्र क्या होता है, गिरता हुआ होता है। इसको हम यूं बनाएंगे। देखिए एक बार और आपको बताता हूं क्लियर कि एकाधिकार की स्थिति में मांग वक्र क्या होता है इसके बारे में। तो ये देखिए हमने ये टेबल के आधार पर बनाया। सामान्य रूप से जब एकाधिकार के हम चित्र बनाएंगे तो हमको मांग वक्र किस प्रकार से बनाना है, तो ये देखिए, ये एवरेज रेवेन्यू, डिमांड कर्व और ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये एकाधिकार का मांग वक्र है जो ये गिरता हुआ है, जो ये बताता है कि अगर उद्योग के या फर्म के द्वारा कीमत को कम किया जाएगा तो वस्तु ज्यादा बिकेगी, और अगर फर्म के द्वारा कीमत ज्यादा रखी जाएगी तो वस्तु कम बिकेगी। तो यहां हमने ये चर्चा करी कि एकाधिकार किसे कहा जाता है। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का एक ही उत्पादक व विक्रेता होता है, उसका वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इस कारण से वह कीमत को प्रभावित कर सकता है। वह ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, यानी वही फर्म होती है और वही उद्योग होता है। तो इस कारण से एकाधिकारी दीर्घकाल में सामान्य रूप से सामान्य से अधिक लाभ कमाता है। एक एकाधिकारी यदि अपनी वस्तु ज्यादा बेचना चाहता है तो उसको कीमत कम करनी पड़ती है। इस कारण से एकाधिकारी का जो मांग वक्र है वो गिरता हुआ होता है, अर्थात वो वस्तु की ज्यादा मात्रा बेचना चाहता है तो उसको कीमत कम करनी पड़ती है। इसके अलावा एक एकाधिकार के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि एकाधिकारी कीमत विभेद कर सकता है, यानी अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत ले सकता है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना एकाधिकार किसे कहा जाता है, एकाधिकार की क्या क्या विशेषताएं होती है, और एकाधिकार की स्थिति में मांग वक्र किस प्रकार का होता है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि एकाधिकार होता क्या है,
किस प्रकार से एक अधिकारी मार्केट में होते हैं और वह अपने लाभ को अधिकतम करते हैं। थैंक यू।